साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुके हैं। जेएमएम से हमारे साथ धीरज दुबे जी हैं हमारे स्टूडियो में, और झापा से हमारे साथ आनंद पॉल तिर्की हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज 11 के स्टूडियो में। धीरज जी, सबसे पहले आपसे सवाल, यूपीए के लिए एक अगर आज का रिजल्ट पक्ष में आता है तो ये एक बोनस पॉइंट होगा उपचुनाव के नतीजों को लेकर। यही होता है कि वो चुनाव को जीते और उसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करते हैं, जनता पर विश्वास करते हैं। मतगणना जारी है और ईवीएम में जो है वोट कास्ट हो चुका है, तो हमें विश्वास है कि जनता बजरंग महतो जी को जिताएगी, यूपीए के पक्ष में फैसला आएगा। और सिर्फ यही चुनाव नहीं, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं तो हम लोग विश्वास ही जनता पर किए थे और उसका नतीजा सामने आया है। और पुनः आज भी उम्मीद है कि हम लोग आरती जी चुनाव को जनता हमारे पक्ष में ये पोस्टल बैलेट खुला और आजसू आ गए। धीरज जी, ये पोस्टल बैलेट में हो सकता है कि आजसू के पक्ष में मतदान हुए हों और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि पोस्टल बैलेट में आजसू आगे है। लेकिन अभी जब ग्रामीण जनता की ओर हम लोग जाएंगे, रामगढ़ के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है उसकी ओर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बजरंग महतो जी को बढ़त मिलेगा। और जनता का जो भी फैसला आरती जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से बात रखने में विश्वास करता हूँ, जनता का जो फैसला आएगा वो हमें स्वीकार्य होगा। हम लोग भरोसा पे रहते हैं, उम्मीद पे रहते हैं और जनता इस लोकतंत्र का मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता इस लोकतंत्र की भगवान है, उसका जो भी फैसला आएगा स्वीकार्य होगा। आनंद पॉल जी, कहाँ देख पा रहे हैं खुद को? देखिए, ये जनतंत्र है, जनता का शासन है, तो हम लोग चाहेंगे कि जनता का फैसला पूरी जनता पर खरा उतरे। और झारखंड पार्टी का तो यही मानना है कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, लेकिन रामगढ़ की जनता की सूरत बदलनी चाहिए। तो जो भी जनता का फैसला आएगा, अभी तो शुरुआती गिनती स्टार्ट है, पोस्टल ये बैलेट पोस्टल वोट सभी गिना जा रहा है। तो अभी ग्रामीण क्षेत्र जैसे बोले कि अभी गिनती स्टार्ट है, तो अभी देखते हैं, जैसे ही अभी खुलेंगे वो तो उसके बाद पता चलेगा। हाँ, बहुत इनिशियल, अभी बहुत शुरुआती दौर है, अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, अब हमारे साथ गेस्ट पैनल में कुछ और लोग भी जुड़ने वाले हैं। फिलहाल धीरज जी, एक सवाल ये कि कोशिश ये रही इस बार की सुनीता चौधरी जब मैदान में उतरी तो चंद्र प्रकाश चौधरी के किए गए काम और फिर वो जो 15 साल थे उसको भी ये कहा क्या कि 15 साल रहा, उन्होंने किया क्या, लेकिन 3.5 साल में जो ममता देवी ने किया उसका इनाम तो जरूर जनता देगी, लगता है। बिल्कुल, भरोसा भी यही है क्योंकि ममता देवी का जो संघर्ष रहा है, ममता देवी आंदोलनकारी महिला है, अपने घर के साथ साथ वो लेकिन उसी आंदोलन की वजह से वो जेल में भी हैं, ये भी तो जानिए। आंदोलन की वजह से गोला गोली कांड कोई भूला नहीं है धीरज जी। देखिए, ये लोकतंत्र में आरती जी उनका योगदान को कोई भूल भी नहीं। और ये कोर्ट का फैसला, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये तो कोर्ट का फैसला, किसी विपक्ष का तो फैसला है नहीं कि विपक्ष ने ऐसा आरोप लगाया और जेल में डाल दिया। आरती जी, आपके मन न्यायपालिका पे तो विश्वास है? न्यायपालिका में बिल्कुल भरोसा है, लेकिन मैं आपसे आरती जी पूछना चाहता हूँ कि अगर आंदोलन के केस में इस तरह से जेल होने लगे, अगर सदस्यता रद्द होने लगे, तो बताइए कि फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? क्योंकि इसमें तो फिर यही होगा कि धनतंत्र का खेल शुरू हो जाएगा, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है साबित होंगे। जाने गई थी एक परिवार अनाथ दो लोगों की जाने गई थी। गोला गोली कांड का मुझे पूरा मैंने हाँ, बिल्कुल 2 जाने गई थी और लगभग 200 सहित अन्य 500 लोगों पे इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो क्या एक कंपनी को बचाने के लिए आरती जी इस तरह से, जो पूर्ववर्ती की सरकार थी रघुबर दास जी की, उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया? जो जनप्रतिनिधि थे उस समय, वो जिला परिषद हुआ करते थे ममता देवी जी, उन पर केस किया गया और उस पर इतना शिद्दत के साथ पूर्ववर्ती की रघुबर सरकार ने उसमें गवाह पेश किया और कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इतना सारा मेहनत करके आज ममता देवी को जेल भेजने। तो ये चलिए ठीक है, मान लिया ये लड़ाई सिर्फ आरती जी ये था कि जो 15 साल वहाँ आंसू रही, 5 साल रहे, उनके गढ़ में जिस तरह से ममता देवी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उनको ये दबाने का षड्यंत्र है, लेकिन इस षड्यंत्र को जनता कभी भी सफल नहीं होने देगी। तो मैं ये कह रही थी कि इस पक्ष को अगर हम छोड़ भी दें कि चलिए उनके खिलाफ साजिश की गई और अब वो जेल में है, छोटा सा बच्चा जो दुधमुहा बच्चा है वो अपनी माँ से नहीं मिल पा रहा, सिंपैथी गेन करने के अलावे अगर हमारे पास कोई और मुद्दा हो जेएमएम के पास या कांग्रेस के पास या पूरी यूपीए के पास, तो वो किस बेसिस को आधार मानेगी कि उन्हें यहाँ वापस मौका देने वाली है जनता 3.5 सालों के जो काम हुए हैं?
देखिए सिंपैथी गेन के आधार पे हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। हम लोग बोलना हर जगह यही बातें हुई हैं, कैंपेनिंग में भी यही बातें हुई हैं। आज रामगढ़ में जो शांति व्यवस्था ममता देवी जी के आने के बाद बना है, जो पिछले 15 साल में लोग डरे हुए थे, अगर कुछ भी बोलते थे तो जो आजसू के कार्यकर्ता है, मतलब खौफ का माहौल था, उनके गुंडा हुआ करते थे, वो दबंगई करने पे उतर जाते थे और रामगढ़ की जनता को एक दहशत में रखा जाता था। आज ये शांति व्यवस्था बनी और 3.5 साल बनाम 15 साल अगर कंपेयर कर लीजिए तो ममता देवी जी ने जो कार्य किया है, जो लोगों के साथ जुड़ कर रहा, और सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था होती है इस लोकतंत्र में लोगों के साथ जुड़े रहना, उनकी भावनाओं के साथ खड़े रहना, उनके सुख दुख में सहभागी रहना, और ममता देवी ने इसमें इसको बखूबी निभाया है। साथ साथ जो सरकार की योजनाएं थी, उनका व्यक्तिगत विधायक मत का जो राशि था, उससे उन्होंने जो विकास का कार्य 3 साल में बनाया उसको उन्होंने रामगढ़ के धरातल पर उतारने का काम किया है। तो सिर्फ सहानुभूति की मैं बात नहीं कर रहा। आनंद पॉल जी, कितने सहमत हैं आप? धीरज जी कह रहे हैं कि सिर्फ सिंपैथी वोट तो नहीं हमने अपील की, हमने ये भी कहा कि 3.5 साल में बहुत सारे काम भी हुए हैं। क्या काम हुए हैं मैडम? कुछ नहीं। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, तो क्या काम हुए? अभी बोल रहे हैं कि ठीक है अपराधी ये हो गए हैं, तो कैसे होती आपका हत्या हो रही है अभी विधायक प्रतिनिधि की, आप लोग देखे होंगे, तो काम तो कुछ नहीं हुआ। और खुद उनकी सहयोगी पार्टी ने ही ये कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लेंगे कांग्रेस के से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, शमशेर आलम जी को हम जोड़ेंगे और जुड़ गए हैं हमारे साथ शमशेर जी, इस मुद्दे पर बात करें। लेकिन आनंद जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं शमशेर जी से। मैडम वही बोल रहा था कि मैं अपराधी ये तो घटे नहीं है, ये तो और शायद बढ़ गए हैं। पूरा माफिया गिरी आपका रूपा तिर्की की आप बोलेंगे आत्महत्या या हत्या है, वो तो क्या हो रहा है आप ही देख रहे हैं। अभी यहाँ हत्या हो रही है, संध्या टोपनो, हाँ सभी जगह हत्याएं हो रही, तो अपराध का तो घटना वो रुका नहीं, वो बढ़ रहा है। और तो कैसे आप बोल सकते हैं महागठबंधन की सरकार की अपराध घट रहा है? तो आप किन्हें बेहतर मानते हैं अगर आपके हिसाब से? देखिए मैडम, हम लोग तो चाहते हैं खुशहाल झारखंड बने, एक सुंदर झारखंड बने। झारखंड पार्टी यही चाहती है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जितना भी अपराधी हैं वो बाहर से हायर किया जाता है। देख रहे हैं जितने भी अपराधी पकड़ा रहे हैं, तो ये क्या है मैडम? ये तो पूरा मतलब पूरा भ्रष्टाचार और अपराधियों का घर बना हुआ है। ये हमारे साथ कांग्रेस से शमशेर आलम जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शमशेर जी आपका हमारे स्टूडियो में। आप सुन रहे थे तभी से दोनों की बातचीत, धीरज जी भी कह रहे थे। धीरज जी ये कह रहे हैं कि पहले खौफ था, लेकिन जब ममता देवी को लोगों ने चुना तो ये उम्मीद जाहिर की कि वो खौफ का माहौल खत्म होगा। आनंद जी कह रहे हैं लेकिन उसी सवाल पे कि खौफ अगर खत्म हुआ तो फिर अंबा प्रसाद जो है वो उन्होंने योगेंद्र साहु ने ही खड़े होकर कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग अभी भी जूझ रहे हैं। तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे? देखिए, रामगढ़ उपचुनाव में 2 ही बातें चली है। एक तो मैं पिछले डिबेट में भी आपको कहा था जी कि रामगढ़ में जो भय और भ्रष्टाचार का जो खेल था, उस भय भ्रष्टाचार के खेल को हमारी विधायिका ममता देवी ने संघर्ष के जरिए खत्म करने का काम किया और जनता को लगा कि अब हम भय भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके हैं, इसलिए ममता देवी पर लोगों ने मुहर लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो जो वहां के जनप्रतिनिधि थे, राज्य में लगातार 15 सालों तक मंत्री रहे विभिन्न विभागों के, लेकिन मैं सुन रहा था पानी को लेकर बात होती है। जो आदमी 10 साल तक पानी का मंत्री रहा हो और उसके क्षेत्र में अगर पानी की किल्लत है तो उसके लिए जिम्मेवार विधायिका नहीं है। जो 1 साल मौका मिला सिर्फ काम करने का, उसके लिए जिम्मेवार टोटली वहां के पूर्व जनप्रतिनिधि है। और जो वर्तमान थे उनका कोई हाथ नहीं है। वर्तमान को जो भी मौका मिला, हमारी सरकार की मंशा यही लगातार रही कि हम गरीब गुरबों में कैसे जाएं, हम राज्य के उस अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। इसको लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने विभिन्न यात्राओं के द्वारा जनसंपर्क स्थापित किया और जो समस्याएं थी उस समस्याओं के समाधान हेतु विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया। ये भी आप लोगों ने देखा। हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं, हम लोग झूठ साच की बात नहीं करते हैं। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा चीज रहा कि चाहे वो नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति हो,
1932 का मामला हो, मूलवासियों का सवाल हो, कृषि को लेकर के जो ऋण माफी का मामला हो, राज्य में कैसे पुल और पुलिया और सड़कों का जाल बिछे, इसको लेकर के मैं दावा करता हूं कि पिछली सरकारों की सोच नहीं थी। पिछली सरकारों की सोच क्या थी वो दुनिया जानती है। मतलब 15 साल बनाम 3.5 साल अगर करे तो 3.5 साल हावी रहेगा, आपके कहने का मतलब पहले भी यही है। पहले भी हेमंत सरकार के गवर्नमेंट में जो 14 महीना की सरकार चली थी वो 14 वर्षों पर हावी थी। 14 वर्ष। हमारे आपके इस बात का जवाब हम लेंगे। काउंटर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से भी जुड़ेंगे हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी। लेकिन हाँ, उससे पहले हम आपको रामगढ़ चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स भी दिखाते रहे। तो एक अपडेट अभी लेते हैं, डीसी ने क्या कुछ कहा है वहां की तैयारियों को लेकर, काउंटिंग कैसी चल रही है, सुरक्षा कैसी है, सुनते हैं एक बार। सुनाइए जरा डीसी क्या कह रहे हैं। उपचुनाव के लिए मतगणना की कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले चरण का जो मतगणना है वो प्रारंभ हो चुकी है। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। बैलेट पेपर की मतगणना 8 बजे शुरू हुई है, वो अभी भी चल रही है। ये डीसी इन्होंने कहा कि बैलेट पेपर अभी भी काउंट किए जा रहे हैं। और हमारे साथ गेस्ट पैनल में एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, प्रदीप सिन्हा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी हमारे स्टूडियो में। और देखिए, आप सुन रहे थे कि शमशेर जी कह रहे थे कि जो पिछला 15 साल क्यों, हम तो कहते हैं ये हमेशा 20 साल काउंट करते हैं, ये तो 20 साल पे वो 3.5 साल का कार्यकाल हावी रहा। क्या वाकई वो जो 3.5 साल का कार्यकाल हावी रहा, तो मौका इस बार भी चूकने वाला है आजसू, या फिर कहे एनडीए के हाथ से? देखिए, एक तो मैं थोड़ी देर से आया इसलिए इनकी पूरी बातें नहीं सुन सका, लेकिन आपने जो कहा, प्रश्न किया कि ये बताते हैं कि 20 साल, मैं समझता हूं कि इनका गणित जरा कमजोर है। क्योंकि मधु कोड़ा ने 2006 से 9 तक शासन किया, उसके 2 बार शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे, फिर हेमंत सोरेन 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 3 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। तो कमोबेश 7-8 साल अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने भी शासन किया। राष्ट्रपति चूंकि उस समय यूपीए की सरकार केंद्र में हुआ करती थी। अभी इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि पिछली सरकार ने क्या किया वो दुनिया जानती है, और सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत सारे दावे किए। मैं आपको एक आंकड़ा रख रहा हूँ पीएमजीएसवाई का, ये अक्टूबर तक का आंकड़ा है। 10 महीने में सरकार ने महज 293 किलोमीटर सड़कें बनाई। ये सदन में कहा है सरकार ने, कोई मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये सदन में कहा। नौकरियां कितनी दी सरकार ने? सदन में कहा कि मात्र 351 नौकरियां दी अभी तक। तो आप समझ सकते हैं किस तरह सरकार काम कर रही है। और जो रोना रोते हैं लोग कि हम तो 3 साल में ही आए हैं, तो 3 साल का पर्याप्त होता है। एक जो आपका ब्लूप्रिंट था, जो आपने मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता के बीच रखा था, तो उस पर आगे बढ़ने के लिए काफी कुछ समय होता है। नियोजन नीति पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई, स्थानीय नीति नहीं तय कर पाई आज तक, कोर्ट से खारिज हो गया। तो आप ही को दोषी माना जा रहा है प्रदीप जी, इसके लिए भी आप ही को दोषी माना जा रहा है। थोड़ा सा सब्र रखिए ना, मेरी सुन लीजिएगा फिर बोलिएगा, आप अपनी बारे में बोलिए, अच्छा लगेगा जी। प्रश्न कीजिए। हाँ बिल्कुल, नियोजन नीति और स्थानीय नीति की बात कर रहे थे आप प्रदीप जी। जी। देखिए, इनका आरोप ये होता है कि अभी आपने इंटरप्ट किया इन्होंने कि आप करने दीजिएगा तब तो। मतलब कोर्ट भी अगर कोई फैसला सुनाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ही है। हाँ, तो इनका ये कहना है, मैं आपको बताती हूँ, इनका ये कहना है कि आपने बाहर से बोरो किए जो कैंडिडेट्स थे, बोरो कैंडिडेट्स यहाँ पे लाए गए और उनसे ये अर्जी दाखिल करवाई गई और उसके बाद ये कोर्ट ने फैसला दिया। इनका ये कहना है, सत्ता पक्ष ये कहता है। रमेश हांसदा किस पार्टी से थे? जिन्होंने पीआईएल किया था वो तो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। बाद के वर्षों में किन कारणों से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और मैं समझता हूँ कि कोल्हान क्षेत्र में उनकी खासी पहचान है। तो कहीं ना कहीं जो अपनी कमियां ढकने की कोशिश करते हैं, वो रमेश हांसदा ने उनकी पोल खोल दी कि जब सब समाज को साथ लेकर चलने की बात होती है, सरकार में जब आप हैं तो किसी वर्ग विशेष के लिए या समुदाय विशेष के लिए आप नहीं हो सकते, आपको सबके लिए नीति बनानी होगी। और हाईकोर्ट ने उसी बात को इशारा इंगित किया अपने आदेश में कि आप किसी को खारिज करके सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आप नियम कानून नहीं बना सकते। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी कहा है। आप दलील रखिए ना, कोर्ट में आपके भी वकील गए थे, आप दलील रखिए, कोर्ट अगर आपकी बातों से संतुष्ट होगा तो निश्चित रूप से कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा। लेकिन कोर्ट के फैसले को भी भारतीय जनता पार्टी का फैसला बता देना, मैं समझता हूं कि जो हताशा में होती है वही वक्तव्य सामने आता है। शमशेर जी, क्या वाकई बोरो प्लेयर आकर कोर्ट के डिसीजंस को ऐसे कुछ चेंज करा सकता है? उसकी महत्ता इतनी ज्यादा हो सकती है कि आप अगर बाहर से भी लाके लोगों को खड़े कर देते हैं, एक प्ले कोर्ट में डालते हैं, वहां तो फैक्ट्स पे बात होती है ना सर।
फैक्ट्स अगर आपके पास नहीं है तो फिर इसमें बीजेपी या फिर विपक्ष का क्या काम? मैं बता रहा हूँ, हाँ जी। ये तो न्यायालय प्रक्रिया है, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया के साथ साथ मैं इसलिए कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति हो, हम मूलवासी की बात करते हैं तो एक जाति विशेष की तो बात नहीं करते हैं। हम सदानों की बात करते हैं तो हम एक जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। और जहां तक बात है कि आपने देखा होगा हाल के दिनों में किस तरह से हम नियोजन नीति का विधेयक भेज रहे हैं, हम स्थानीय नीति का विधेयक भेज रहे हैं, हम कोई विधेयक मॉब लिंचिंग का विधेयक भेज रहे हैं, सारे विधेयक को माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ से खारिज कर दिया जाता है। हाल के दिनों में हम न्यायालय पर नहीं टिप्पणी करेंगे, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से राजभवन की भूमिका रही है पिछले राज्यपाल के समय में, वो भूमिका ऐसा दर्शाता था कि जैसे राजभवन भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो, और वहां से जो डिसीजन हो रहे हैं वो पहले ही माननीय भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ट्विटर पर नजर आता था। तो इससे साफ झलकता है हम कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि यहाँ पर नियोजन नीति हो, यहाँ पर स्थानीय नीति हो। सर, ये इस चीज से मुझे एतराज है पर्सनली। भारतीय जनता पार्टी कुछ चाहेगी या नहीं चाहेगी? क्या सरकार ऐसे चलती है? धीरज जी, मैं आपसे ये सवाल लूंगी, लेकिन शमशेर जी ये सवाल मुझे इसलिए इसका जवाब चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इसका भी जवाब नहीं, इसलिए चाहिए क्योंकि हमेशा इसका जवाब दे रहा हूं। नियत साफ हो। ठीक है, कहिए। प्रक्रिया है। हमने मान लिया जाए कि हमने सरना को लेकर के विधेयक पारित करके हमने दिल्ली भेजा, तो दिल्ली में जो बैठे लोग हैं, पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं, उनको ने विचार करना है कि सरना धर्म का कोड का क्या होगा। हम विधेयक भेजते हैं राज्यपाल महोदय के, 9A की बात ही क्यों लाई गई सर? उसे स्पष्ट तौर पे भी उस विधेयक को भेजा जा सकता था, ये भी तो ऑप्शन था हमारे पास। नहीं, स्पष्ट तौर पर आप नहीं कर सकते। हमने कहा ना कि बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं होती है, जिसको कि हमको संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है, जिसको हम सरकार को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मैं ये पूछता हूँ कि झारखंड आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी क्या क्या रोड़ा अटका रही थी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीनों ने बिहार में ये सोच लिया और ईमानदारी से, चाहे मजबूरी से, जो भी कहिए, जब बिहार सरकार ने भेजा और आपकी नीयत ठीक थी, तो झारखंड अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरह अगर जन मुद्दे हैं, रोजगार, जो बेरोजगार नौजवान है वो भाजपा के भी है, कांग्रेस के भी है, ये तो हमको ये सोचना होगा कि बेरोजगारों का कल्याण हो। हमको ये सोचना होगा कि यहाँ के मूलवासी और 1932 से लेकर के और जो स्थानीय है उनका कल्याण हो। तो उस कल्याण में सबको समान विचारधारा में निर्णय लेने होंगे। अगर आपके पास गेंद जाता है तो आपको भी बढ़ाना होगा। हम गेंद भेज रहे हैं तो ये ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी में, ये ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नजर नहीं आई। और जो लंबे अंतराल तक इस राज पर हुकूमत किया हो और वो बोले कि बेरोजगारी बढ़ गई, स्थानीय नीति नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना, कोई बहानेबाजी, तो बहानेबाजी आप लोगों को बात का जवाब दे रहे हैं। मुझे बस एक मिनट इनका जवाब चाहिए धीरज जी का। धीरज जी, हर किसी के पाले में गेंद फेंक दी जा रही है। सरकार, राज्य सरकार केंद्र के पाले में गेंद फेंक दे रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो तो पब्लिक पिस रही है ना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी सोच है कि मुझे ये विधेयक ले आना, सरकार अगर चाह रही है, तो क्या नीयत में कुछ कमी रह जा रही है? ईमानदार अगर स्पष्ट, अगर ईमानदारी से वो नीयत होती, अगर ईमानदारी होती नीयत में, तो शायद अब तक ये विधेयक आ गए होते। चाहे वो नियोजन नीति की बात कर लें हम, या फिर हम स्थानीय नीति की बात कर लें। कमी तो कहीं राज्य सरकार की तरफ से ही रही, तब तक हम, इसलिए हम अभी तक झूल रहे हैं कि भाई हमारी ना स्थानीय नीति है हमारे पास, ना नियोजन नीति है। आरती जी, सरकार प्रयास कर रही है, सरकार का नियत पूरी तरह से साफ है और झारखंड के हित में है। भाजपा के लोग चाहे जो भी बोले, लेकिन पहले 2 साल रोजगार के लिए घोषित किए गए थे। 3 साल में 1.5 साल कोरोना काल और बाकी का 1.5 साल भाजपा वालों से सत्ता बचाने में भी तो झारखंड के सरकार फोकस रही सरकार बचाने में। तो कभी खरीद फरोख्त में, तो कभी राज्यपाल के माध्यम से, कभी चुनाव आयोग के माध्यम से, कभी ईडी सीबीआई के माध्यम से, कब इन लोगों ने झारखंड सरकार को अस्थिर से काम करने दिया है? यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। पैसा का दुरुपयोग, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग, जो स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी बोला जाता है उसका दुरुपयोग,
कि इस तरह से करके तो जानबूझ के चाहते हैं कि झारखंड सरकार को हम इतना परेशान करके रखें कि मतलब वो उलझा के आगे रख नहीं दे, कर पाए। उलझा के रख दे, उलझा के रखें। उलझा के। और इसी आनंद का पॉल जी नतीजा- से मैं ये सवाल पूछूंगी कि एक मिनट आरती हाँ, जी, हाँ, हाँ। अगर 30 सेकंड के लिए सिर्फ मेरे पास हाँ, अगर आप बिल्कुल, आती हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये उचित नहीं है। नहीं बताइए, आप पूरी कर लीजिए बात, आपकी ही बात का जवाब ले रही थी मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर झारखंडियों के हित में फैसले नहीं होते तो आज ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कैसे होता? जो पुलिस बल को आज 1 महीने का अलग वेतन और 17 दिन का सीपीएल देने की जो पास हुई, वो कैसे होता? झारखंड के हित में जो किसानों को 13 लाख किसानों को परिवार को 3500 रुपए पहुंचाए गए, वो कैसे होता? जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना से 20 युवाओं को विदेश भेजा गया, वो कैसे होता? लगभग 22 लाख युवाओं को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर डीएफटी के माध्यम से 22 लाख युवाओं को 462 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति दी गई, ये कैसे होता? लगभग 46 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत झारखंड के युवाओं को रोजगार के लिए दिया गया, ये कैसे संभव हो पाता? तो सरकार ने अनेकों काम किया। शहीद वीर शहीद हो खेल योजना के माध्यम से आरती जी, मैं यही कह रही थी 1868 पहली बार झारखंड के इतिहास में 1868 खेल मैदान बनाए गए। मैं सीधी नियुक्ति पर भी नहीं जाऊंगा, सीधी नियुक्ति हो रही है, आप जान रही है, खेल नीति बनी जान रही है, खेल में खेलो झारखंड के माध्यम से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ये भी जान रही है, सहाय योजना बना के युवा खिलाड़ियों को मंच दिया जा रहा है, ये भी आप जान रही हैं। मनरेगा में मजदूरी को बढ़ा के 225 रुपए किया गया, ये भी आप जान रही हैं। आंगनबाड़ी दीदी बाड़ी योजना, बिरसा हरित क्रांति योजना, अगर काम गिनाने लगे सर्वजन पेंशन योजना, तो शायद भाजपा के प्रवक्ता को जवाब देने का यहाँ मौका नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि ये डिबेट है, समय कम होता है और हम चाहते हैं कि उन चीजों पे ही हम लोग बात रखें। सुखाड़, अभी मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना के माध्यम से जो राहत दी गई, तो ये सारी सरकार की स्कीम है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से लगभग 18,000 लाभुकों को 25 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया। तो ये क्या झारखंड के हित में और झारखंडियों के हित में राज्य सरकार का फैसला नहीं है? क्या ये सही नियत नहीं है? तो भाजपा के लोग नहीं, 18 साल, ठीक है, आप उपलब्धियां गिना चुके हैं, 20 साल पर क्वेश्चन मार्क कर रहे थे। आपने धीरज जी मेरी एक बात सुनिए, आपने इतनी देर में रामगढ़ विधानसभा की बात कही थी, आप 18 साल झारखंड की सत्ता में रहे हैं। हाँ। अगर कैलकुलेशन गलत है तो बैठ के कैलकुलेट कर लें। देखिए, कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, पब्लिक 18 साल में आपने क्या को किया? सिर्फ चाहिए उनके मुद्दे, उनकी समस्याओं का समाधान। इतने देर आपने उपलब्धियां गिनाई, लेकिन ये भी तो समझिए कि कुछ तो कमी रही, तभी अभी भी आंदोलन आप कर रहे हैं स्थानीय नीति के लिए, अभी भी आप आंदोलन कर रहे हैं नियोजन नीति के लिए। बिल्कुल, तो देखिए, बात खूबियों की कम होती है, सवाल खामियों पे उठाए जाते हैं। धीरज जी, आनंद जी मैं ये कह रही हूँ, 1932 की बात कर लेता है आरती जी। 1932 हम लोग झारखंड के मूलवासी में सब लोग आते हैं, कोई जाति नहीं आता है। नहीं, वही शमशेर जी ने कहा, वो शमशेर जी ने कहा कि जाति नहीं आती है, चाहे सदान की बात करें हम या मूलवासी की बात करें। आनंद जी, लास्ट डे जिस दिन हम वोटिंग के दिन हम बात कर रहे थे, उस दिन ये कहा गया था कि ये जो खूबियां गिनाई जा रही हैं सब कुछ, और इसमें बहुत जल्दी आप लोग बहुत बड़ा कुछ खुलासा भी करने जा रहे हैं। क्या ये खुलासे उन चीजों को, उन तहों को निकालेंगे जहां पर इन खूबियों के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, कि कैसे सब कुछ, इतना सब कुछ बाहर आने वाला है कि ये जो खूबियां गिनाई जा रही हैं वो बस एक ढोल पीटना है? बिल्कुल बिल्कुल आरती जी, ये बोलना चाह रहा था कि जनता को ठगने का काम किया जा रहा है पूरे झारखंड में। अब आदिवासी मूलवासी का बात करते हैं, महागठबंधन सरकार पिछले साल का 134 करोड़ का आदिवासी का जो फंड है, मात्र 13 करोड़ खर्च हुआ, बाकी पैसा कहाँ गया? अभी नियोजन नीति लाएंगे बोल रहे हैं, तो अभी फोन में सबको बोला गया था 7-7.5 लाख युवा ऐसे फोन में हाँ किए हैं। तो छात्र से आप पूछिएगा कहीं भी जाके, वो कभी चाहेंगे कि नहीं कि 50% हम लोग को मिले और 50% बाहरियों को मिले। हाँ, 50-50 का क्यों? काम है पूरी तरह। रामगढ़ का जहाँ बात किया जाए तो वहाँ पर की जनता से आप पूछिए, पानी पहुँचा? हाँ, आपका बिजली पहुँचा? नहीं पहुँचा। आप 15 साल 18 साल की बात कर रहे हैं। अब जैसे शमशेर जी बोल रहे थे हमने तो बहुत कुछ किया, अरे सबसे ज्यादा आंदोलन जो किया है झारखंड पार्टी किया है। आजादी के बाद कांग्रेस तो कभी चाहती ही नहीं थी झारखंड बने। आपने 50 साल में आप झारखंड क्यों नहीं बनाए? सबसे बड़ा सवाल है, क्यों नहीं बनाए?
तो ये बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, जिससे पता चलता है कि क्योंकि मंशा नहीं है। चलिए, हाँ। अभी रेंट पर छात्र रहते हैं, बताइए ना, उतना दिन छात्रावास नहीं है, कितना मुश्किल से जूझ रहे हैं, उम्र पार हो जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, कितना रो के जी रहे हैं मैडम उन लोगों। चलिए, ये बेसिक चीज तो यही है कि हम युवा के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था नहीं, अगर हॉस्टल में छात्र रहे तो हॉस्टल भी नहीं मिल रहा ढंग से, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। और ये बहुत आप सोचिए कि हम 21वीं सदी में हैं और अभी भी अगर हम इलेक्शंस में जा रहे हैं तो हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप कर दिया जाएगा। अगर अभी भी हम बुनियादी सुविधाओं के लिए वोट मांग रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। प्रदीप जी बहुत कुछ कहना चाह रहे थे आप, जब शमशेर जी ये कह रहे थे कि नीयत हमारी साफ है लेकिन बीजेपी कुछ करने नहीं देना चाहती, ये सबको मिलकर साथ आना होगा तभी ये संभव हो पाएगा। क्यों नहीं साथ आ पा रहे हैं? राज्यपाल का किस्सा किसी से छुपा नहीं है, क्यों ये सब होता रहा? देखिए, सरकार तो ये चला रहे हैं और आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भी रहकर कुछ इनको करने नहीं दे रही। तो निश्चित है कि इनके जो अगुआ हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनको सरकार चलानी नहीं आती। और कहीं ना कहीं जो मैसेज अभी बहुत सारी उपलब्धियां गिना रहे थे लोग कि ये किया वो किया, ठीक है, सरकार में आप 3 साल से कुछ तो करेंगे ना बैठकर। ऐसा थोड़ी कि निचले बैठ के समय काट के 5 साल बाद फिर जनता के बीच जाने की स्थिति होगी। कुछ तो करना है आपको, और मैनिफेस्टो में जो आपने वायदे किए हैं वो करना है। लेकिन मैनिफेस्टो के कोर इशू को जब हम इनसे पूछते हैं कि आपने नियोजन नीति तय नहीं की, स्थानीय नीति बनाई नहीं अभी तक, बेरोजगार 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी आपने, वो नहीं किया। उसके अलावा आपने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़े। तो ये सवाल तो हम पूछेंगे ना, सवाल पूछेंगे तो फिर ये बोलेंगे कि नहीं राजभवन का दुरुपयोग हो गया। अरे राजभवन का अगर मान लीजिए दुरुपयोग आपको लग रहा है कि राजभवन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है तो न्यायालय है, आप जाइए न्यायालय के पास और न्यायालय के पास अपील कीजिए, दलीलें रखिए। लेकिन वो बात की बात है ना प्रदीप जी, मान लीजिए अगर यहाँ से विधेयक गया तो फिर अगर विधेयक लौटाए जा रहे हैं तो सवाल उठेंगे। और विधेयक को छोड़ भी दीजिए, वो कानूनी प्रक्रिया बताया जा रहा है कि इसमें ये खामियां हैं, इसे अमेंड करना है, इसलिए वापस लौटाया गया। लेकिन लिफाफा कांड कौन नहीं जानता? अच्छा बताइए, विधेयक में अगर हिंदी और अंग्रेजी में भी रूपांतरण में गलतियां हो तो क्या राज्यपाल उसकी ओर इशारा नहीं करें सरकार को कि ये मामूली गलतियां करके आप राजभवन के पास भेज दें? और क्या सोचते हैं कि राजभवन बस आपके भेजे हुए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके वापस लौटा दे? कृषि विपणन विधेयक जो अभी पारित हुआ, जिस पर 2% टैक्स लगाने की बात हुई, राज्यपाल महोदय को लगा कि कहीं दिक्कत है, कृषि मंत्री को बुलाकर वार्ता की, अगले दिन हस्ताक्षर कर दिया। तो अगर सरकार की ओर से भी इस तरह से पहल हो कि सरकार सही में चाहती हो कि इन विधेयकों को पारित कराना है, रिप्रेजेंटेशन जाए उनका, सरकार राज्यपाल महोदय को कॉन्विंस करे कि इन बिंदुओं पर आपत्ति है तो हम इसको करेक्शन करके आपके पास भेजेंगे। कहीं छोटी मोटी अगर त्रुटि है ये जो मुद्दा है इस पे सालों भर, अभी और 2 साल मिला जुला के 1.5 साल और है जिस पर चर्चा होगी, लेकिन ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। और अब जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो हम रामगढ़ की बात करेंगे जहां पर काउंटिंग चल रही है और रामगढ़ के मुद्दों की बात होगी। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रामगढ़ के लिए काउंटिंग चल रही है, फैसले का दिन है रामगढ़ के लिए और कड़ा मुकाबला सुनीता चौधरी और बजरंग महतो, यूपीए वर्सेस एनडीए, और बाजी कौन मार ले जाता है? शमशेर जी, उपचुनाव आप लोगों के लिए बेहद सफल रहा है। पिछले उपचुनाव सारे जितने आपने झंडे गाड़े, अब ये चुनाव मुझे लगता है कि शायद अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 से पहले ये आखिरी हो। इसमें अगर जीत मिलती है तो ये आप लोगों के लिए एक बोनस है और सच कहें तो एक रिफ्लेक्शन होगा 2024 का। क्या वाकई? सर नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है। लेकिन कहते तो हैं आप लोग, मैं वही आ रहा हूँ, कहते तो हैं ये जरूर होता है कि उपचुनाव में जीत से जनता की मोहर लगती है। हमने जिस तरह से 4 उपचुनाव जीता और सभी के बीच 6 महीना 1 साल का जो अंतराल रहा, तो हम लोगों को लगा कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, हम जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो रहे हैं। तभी राज्य की मतदाता मालिक हमको सफलता दे रही है और हम चुनाव जीत रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के आप खुद टीवी चैनल के लोग हैं, आपको भी अपना मैसेज आता होगा, लेकिन हम लोगों को जिस तरह हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, राजद, तमाम जो हमारे कार्यकर्ता थे, तमाम जो हमारे लाइक माइंड विचारधारा के लोग थे,
प्लस मैंने पहले भी कहा कि भय भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी हम लड़े थे, और इस चुनाव में भी हमारा नारा था कि भय भ्रष्टाचार रामगढ़। भय भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सर आप। अभी कुछ दिन पहले देखिए विधायक प्रतिनिधि की हत्या हुई तो आप ही की पार्टी है ना, बिल्कुल विधायक आप ही की है ना। बिल्कुल मैं इसे उन्होंने साफ साफ कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म है। मैं देखिए लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म है। जिसके घर में मैयत होता है, जज्बात में लोग बहुत सारी बातें बोल देते हैं। नहीं, आप इसे जज्बाती कह के आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। हाँ। अपराध अचानक हो जाए, ये हर गवर्नमेंट, चाहे भाजपा की सरकार हो, हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो सकता है। लेकिन अपराध के बाद प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर के उसका उद्भवन करके वैसे लोगों को गिरफ्तार करके सजा दिलाती है, ये महत्वपूर्ण है इस देश और राज्य के लिए, जिसमें हेमंत सोरेन रांची राजधानी को ले लीजिए। राजधानी में पहले भी हमारे सीनियर एसपी सुरेंद्र झा थे, बड़े बड़े घटने हुए, किस तरह से उन्होंने उद्भवन किया। आज हमारा सीनियर एसपी कौशल किशोर जी है, इनके समय में भी 2-3 घटनाएं घटी। कैसे पुलिस तत्परता दिखाते हुए, हम तो रामगढ़ की बात कर रहे हैं। नहीं, रामगढ़, मैं रामगढ़ पर भी आ रहा, वही मैं कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि ये घटनाएं घटेगी, लेकिन सरकार और प्रशासन कितने चुस्त और दुरुस्त है, इसको आदमी को देखना चाहिए। और इस बीच हम जवाब लेंगे प्रदीप जी का। बड़ी खबर दूसरे राउंड में, दूसरे राउंड ले लीजिए आप, बता दें, अपडेट कर रही हूँ बस। दूसरे राउंड में भी आजसू आगे है, सुनीता चौधरी आगे चल रही है। रामगढ़ उपचुनाव की काउंटिंग और सुनीता चौधरी आजसू उम्मीदवार आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर बजरंग महतो। हाँ, अब शमशेर जी आप कंप्लीट करिए। मैं प्रदीप भाई बहुत गिना रहे थे कि हेमंत सोरेन ने बोला था 5 लाख लोगों को रोजगार, और ये अरे भाई चलनी है से सूप को जिसमें 72 गो छेद, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसके नेतृत्व में देश चल रहा है, आप चल रहे हैं, और वो व्यक्ति सबसे सर्वोच्च ये पर बैठ करके किस तरह से 15 लाख का झांसा दिया। 15 लाख नौकरी नौजवान, 15 लाख रुपया आपके खाता में जाएगा। हर साल हम लाखों करोड़ों नौकरी देंगे। तो आप इंस्पायर हो गए क्या उनसे? 2 करोड़ हेमंत सरकार, मोदी सरकार इंस्पायर हो गई क्या? वही बात मैं तो कह रहा हूँ। हाँ। इन्होंने जो कहा मैं उस पर पूछ रहा हूँ। हाँ। कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और किस तरह से, और वैसे लोग हमसे सवाल करते हैं 1.5 साल में कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। अरे आप तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह पर बैठे हैं। आपका मुख्य आदेश 6 जो कहा जाता है नेपाल में, मुख्य आदेश 6, तो आपका तो मुख्य आदेश है। उसके बावजूद भी अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये बड़ा दिलचस्प है। मोदी सरकार ने वायदा किया, उन्होंने पूरा नहीं किया, तो भाई हम तो राज्य सरकार है, हम करेंगे। ये कहने का मतलब, प्रदीप जी आप जवाब दे रहे थे, कहा जा रहा है जो मैं पहले कह चुका हूँ। हाँ, प्रदीप जी से सुन लेते हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए, वायदा प्रधानमंत्री जी जब 2000 के चुनाव में जाने से पहले उन्होंने वायदा किया था राज्य के लोगों से, देश के लोगों से। बहुत सारे वायदे हुए हैं। जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो 2019 में भी इनको मौका मिला, इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच गए। जनता ने इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों पर भरोसा किया। और कांग्रेस पार्टी के शमशेर आलम, इनको एक बात बता दूं कि अब तक पूरे देश में राज्यों के चुनाव हो या उपचुनाव हो, लगभग 47 चुनाव हुए। 2014 की बात कह रहा हूँ। 47 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी 40 जगहों पर हारी। ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की जो राय है उस पर कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से, जब सदन में इस बात पर चर्चा हुई थी 2 करोड़ नौकरियों को लेकर, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सेक्टर वाइज गिनती कराई थी कि नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसके बाद ऑटो सेक्टर में किस तरह से, IT के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल रहा है, और असंगठित क्षेत्र में भी लोग किस तरह से अपने आप स्वतः जो रोजगार होता है उस क्षेत्र में जा रहे हैं। जहां तक लोन देने की बात है, लोन देकर लोगों को भी आप छोटे तबके में देखें, 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक लोन देकर जो रेहड़ी पटरी पर लगाते हैं उनको सशक्त करने की कोशिश की गई। उसके अलावे जो लोग बड़ा लोन लेकर अपना व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं या काम खड़ा करना चाहते हैं, स्टार्टअप के माध्यम से भी सरकार उनको सहूलियतें दे रही है। और भारत आज विश्व के 3रे नंबर पर है स्टार्टअप्स में। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में युवा। लेकिन फिर तो बात वही आती है ना प्रदीप जी, जो आरोप आप यहाँ पर राज्य सरकार पर लगा रहे हैं, वही आरोप राज्य सरकार केंद्र पर लगा रही है।
दोनों तो एक दूसरे को ही अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं। केंद्र ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, नहीं किया, राज्य ने नहीं मैं तो किया। आपको बता रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर में कितनी उपलब्धि हुई सरकार की। तो लेकिन बात कहाँ है, उन्होंने तो साफ डेटा दिया है कि कितनी नौकरियां लगी हैं। इस तरह से सरकार ने सदन में इस बातों का जवाब दिया था जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने सवाल किया था। उस बहस में प्रधानमंत्री ने ब्यौरेवार जवाब दिया था सरकार विपक्ष को। तो मैं समझता हूं कि जिनको कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के जूते में पांव डालना चाहते हैं तो इनका स्वागत है, ये डालें हमारे जूते में पांव। लेकिन फिट आएगा नहीं। लेकिन नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अकल की। हाँ धीरज जी कुछ कह रहे थे आप। देखिए मैं सिर्फ इस आरोप पे, इनका आरोप और आरोप प्रत्यारोप पे मैं नहीं जाना था। मैंने ये कहा कि 2 करोड़ जो आप हर साल नौकरी देने की बात कहते हैं, क्यों नहीं दिए। हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि 15 लाख आप जो सीधा अकाउंट में भेजने की बात किए थे, क्योंकि आप भारतीय झूठा पार्टी हैं। भाजपा का मतलब ही होता है भारतीय झूठा पार्टी। और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं बोलना चाहता हूँ, बड़ा ईमानदारी से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि विपरीत परिस्थिति में जो लक्ष्य था हमारा, उस लक्ष्य को हम लोग छू नहीं पाए। लेकिन जेपीएससी जो 5 साल रघुवर सरकार नहीं करा पाई थी, 6ठा से लेकर 10वां जेपीएससी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कराने का काम किया। कृषि विभाग में नौकरियां बहाली कराने का हेमंत सरकार ने काम किया। पीजीटी और पीजीटी टीचर 910 बहाली कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। अभी आयुष चिकित्सक का हर जगह पे उनका बहाली हुआ है। ये काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने करने के काम किया। लेकिन आरती जी, आप जो दुनिया में जो पेंडेमिक हुआ ना, उससे आप भाग नहीं सकती हैं। 2020 में मात्र एक ही मुद्दा था कि कैसे लोगों का जो घर में लॉक हो गए हैं उन तक खाना पहुंचाया जाए। बाहर मजदूर फंस गए, उनको हवाई जहाज के माध्यम से, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चढ़ेंगे। लेकिन पहली बार मजदूरों को झारखंड में किसने लाया? तो ये जो व्यवस्था बनाई, सबसे अच्छी स्थिति पूरे देश में झारखंड की थी कोरोना काल में। और इतनी अच्छी तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी कि तीसरा लहर का असर भी नहीं होने दिया। तो इंस्पायर माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था बजट सत्र में, आप उनका अभिभाषण में सुनिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो जनता से वादा की उसको पूरा कर रही है और कोरोना काल में सबसे बेहतरीन व्यवस्था इस राज्य में किया था। मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा लक्ष्य था, आज नियुक्ति का हम लोग कोशिश किए, 13-11 का जो जिलों में बंटवारा पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने की थी, उसको भी हाईकोर्ट ने क्वेश्चन करने का काम किया। इस बीच में हम लोगों ने नया नियोजन नीति बनाकर आगे बढ़ा, कई नियुक्तियों का नोटिफिकेशन भी निकला। लेकिन माननीय न्यायालय है, जब उन्होंने इसको रद्द कर दिया तो वापस से हम लोग को नई नियोजन नीति पर काम करना पड़ रहा है। लेकिन हमारा नियत कभी से खराब नहीं रहा है। हमारी नियत, जो झारखंड के वासी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो झारखंड में पले बड़े झारखंड के हैं, जो यहाँ की भावनाओं को समझते हैं, उससे बेहतर विकास भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर सकती है। जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, 12 सांसद इस राज्य ने दिया, लेकिन संतुष्टि नहीं है। ये कहते हैं इनका सहयोग वाला जो इनकी नियत होनी चाहिए वो नहीं है। ये अभी भी मतलब विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, इसकी वजह से कई चीजें अटकी पड़ी हैं। राज्य का विकास अटका पड़ा है। आप आरती जी जानिए, जब से जीएसटी बना 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी बनने के बाद हर साल जो 5-6 हजार करोड़ रुपए जो राज्य सरकार को नुकसान हो रहे हैं, जो डायरेक्ट वैट के माध्यम से मिलते थे, केंद्र सरकार पैसा जीएसटी का बकाया है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। हमारे यहाँ से कोयला आप निकाल के ले जा रहे हैं, उसका पैसा आप हमको नहीं दे रहे हैं। तो हम विकास में कुछ अगर हमारी कमी रही है तो आपके अड़चन से हो रही है। 12 सांसद आपके मिलकर ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि राज्य के विकास में बीजेपी रोड़ा बन रही है। हम प्रदीप जी लेंगे जवाब आपसे, इसी सवाल का जवाब लेंगे। आनंद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। वही मैडम बोलना चाह रहे थे कि ये धीरज जी हमारे मित्र बैठे हैं, उनको बोल रहे थे भारतीय झूठा पार्टी। भाई आप भी तो महाग बड़ा डिफेंड करते हैं झापा वाले। नहीं, आरती जी, वही मैं बोल रहा हूँ, भाजपा को बोलता हूँ तो झापा को लगती है। आप अजीत जी भारतीय पार्टी थे और महागठबंधन रघुवर सरकार में तो क्या पर्दे के पीछे सेटिंग हो गई है क्या? महागठबंधन क्या भाजपा के महागठबंधन पार्टी और भाजपा के बी हो गई, दोनों पूरे जनता को, मुझे तो लगता है जी झापा भाजपा की टीम भी पूरे झारखंड में काम कर रही है। हेमंत सोरेन जी भी अजीत जी को बोलिए जिसे कि अगर रघुवर जैसे पूर्व मुख्यमंत्री से डील हुआ है तो आप जनता के सामने बता सकते हैं। बीच में तो नहीं बोले धीरज जी, नहीं तो आप भाजपा को बोले, भाजपा को बोले, सुन लेते हैं फिर आप जवाब दीजिएगा। धीरज जी बस सुन
लेते वो हैं। बोले कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिए। अभी तो बोले 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दिए। वो भी मन की बात कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बोल रहे हैं फोन करके बात, ये भी इसको बिल्कुल सुनने वाला नहीं है। तो ये दोनों पार्टियां जो है रोटी और रोटी पर बात आ जाती है ना। एक मिनट नीरज जी, आप बहुत बोले, थोड़ा उनको बोलने दीजिए। 2 करोड़ नौकरी का बात करते हैं, 5 लाख का नौकरी का बात करते हैं। ये झारखंड को खुशहाल बनाने का कभी बात नहीं करते हैं। ये लोग खनिज को देख रहे हैं, झारखंड जमीन के नीचे की खनिज को देख रहे हैं। इसको कैसे हम लोग ये करें? अरे झारखंड की जनता को देखिए, उसको बुनियादी सुविधा मिल रहा है कि नहीं? वो अभी बोल रहे हैं कि कोरोना में हमारा बीत गया। अरे भाई, कोरोना में 12 लाख ऑन रिकॉर्ड बाहर से लाया गया, आपको शर्म नहीं आती है? हाँ, कितना लोग बाहर गए, आदिवासी मूलवासी लोग बाहर गए हैं, जो आए उनके साथ। लोगों को इतना बड़ा खनिज संपदा राज्य है, आप आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, आप 5वीं अनुसूची की बात नहीं करते, आप पैसा लागू करने की बात नहीं करते, आप क्या करते हैं आदिवासी मूलवासी की बात? बहुत सारे सवाल का काम बंद करिए। महागठबंधन पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी, हम सच बोल रहे हैं। नहीं तो आंदोलन होगा और 2024 में बदलाव होगा मैडम, बदलाव होगा। अगर हमारा झारखंडी और मूलवासी और आदिवासियों के पीछे हमारी सोच नहीं होती तो आप 2000 पहले पूर्ववर्ती सरकार में जो बहालियां हुई है उसका डेटा निकालिए ना। 80% लोग कहाँ से आके भरे हुए हैं? यूपी और बिहार से। अब यूपी बिहार की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता आते जी कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो वहां के नेटिव हैं, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मूलवासी हैं। झारखंड के लिए लास्ट पर झारखंड बनेगा, उनके साथ ही गठबंधन करते हैं। ये लोग लुटाने का बस काम करते हैं। ठीक है। क्या पहला सवाल प्रदीप जी आपसे मैं वो वाला जवाब, पिछला जवाब लूंगी, लेकिन पहले ये कि क्या वाकई झापा बीजेपी की बी टीम है? देखिए, इसका जवाब तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं देना है। आरोप लग रहा है पिछली बार भी जब नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। देखिए, मैं बहुत क्लियर कर दे रही हूँ। से सरकार बनाई थी तो उसको बोलेगा ये दोनों, ये मैं भी बोल सकता हूँ ये दोनों बी टीम है। हाँ, लेकिन ये पिछली बार भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो ये कहा गया था कि झापा बीजेपी की बी टीम है। क्या वाकई कोई कनेक्शन है क्या? आप भी जवाब दे सकते हैं प्रदीप जी और आनंद पॉल जी, अगर आप कुछ कहना। सबसे बड़ा तो यही है कि हेमंत सोरेन भी बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं। आप उनसे पूछिए ना। मैं तो बोलता हूँ ये जेएमएम और ये दोनों बी टीम, मतलब सत्ता सबको चाहिए, सत्ता सबको चाहिए, चाहे इस पार्टी के साथ हो या उस पार्टी के साथ। मानने के लिए तैयार है झापा भाजपा की बी टीम है, यही मानने के लिए? नहीं, आप हेमंत सोरेन जी भाजपा के साथ सरकार बनाए थे, तो सरकार में एडवोकेट जनरल अजीत कुमार की पार्टी को लीड कर रहे हैं, जनरल थे, वो मुख्यमंत्री चाहते हैं, वो उनका प्रोफेशनल। तो साफ बोल रहा हूँ, झापा लगाया गया। ठीक है, चलिए, बात कुछ भी हो, बात विकास की होनी चाहिए, बात झारखंड की होनी चाहिए। प्रदीप जी छोड़िए इन सवालों को, इन सवाल का जवाब कोई नहीं देगा और इसका जवाब भी कभी नहीं मिलने वाला है। भले ही उसका जवाब हाँ किसी भी तरफ से रहे, जवाब कभी नहीं मिलने वाला है। प्रदीप जी, जितने आरोप धीरज जी लगा रहे हैं, शमशेर जी लगा रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी रोड़ा है झारखंड के विकास में? अगर सत्ता में वो नहीं है तो देखिए, बहुत सुविधा से हमारी पार्टी का जो नाम है उसको किस तरह से अपनी सुविधा अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की। मैं भी कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जेएमएम के नाम से जाना जाता है, अगर उसको झटपट मुद्रा मोचन पार्टी कहें तो क्या अतिशयोक्ति होगी क्या? पंकज मिश्रा प्रकरण लोगों ने भूला नहीं है, आज के अखबार रंगे हुए हैं किस तरह से कमिश्नर तक को धमकाने की कोशिश की जाती थी। वीरेंद्र राम ने भी बहुत कुछ, वीरेंद्र राम का मामला हो या फिर और भी आज की बात बता रहा हूँ, गिरिडीह जिला में झारखंड स्थापना दिवस के नाम पर ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही है। तो भाई ये तो स्थापित हो जाता है कि झटपट मुद्रा मोचन पार्टी है। 5 साल के लिए सत्ता में आए हैं, जितना माल बटोर सके चुप्पी साधे रखना है। बालू घाटों की नीलामी अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इनके लोग लगे हुए हैं उस उत्खनन में, तो लूटने दो उनको। तो कहीं ना कहीं लूट को संरक्षण प्राप्त है और खामोशी से चादर ओढ़ के सिर्फ उन्हीं इशू को उठाना है जो उनको सूट करता है। तो भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि हम कितने बाधक हैं, ये तो मैं समझता हूँ शमशेर जी बताएंगे कि 266 जो बालू घाट थे उसकी नीलामी अब तक क्यों नहीं हुई। मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है शमशेर जी, सवाल मिल रहा है आपको, आप जवाब दीजिएगा। पिछले सदन में मुख्यमंत्री ने कहा विंटर सेशन में कि बालू घाटों की नीलामी कर दी जाएगी। क्या मुख्यमंत्री की अपनी बातों का कहा हुआ वो कदर नहीं कर सकते, उसको ऑनर नहीं किया जाना चाहिए? तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि प्रेशराइज करते हैं सत्ता को कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो स्रोत है वो कहीं रुक ना जाए। और जहां तक प्रश्न है
कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के लिए क्या कुछ किया। मैं समझता हूँ 3-4 दफा हम सरकार में आए तो जनता ने ही वोट किया। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को पिछली दफा इनके अलायंस को वोट किया लोगों ने, तो वोट तो जनता देती है। तो जनता की बुद्धिमत्ता पर अगर आप प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी बुद्धिमत्ता हो सकती है। और जहां तक अभी धीरज जी ने कहा बड़ी सुविधा से कि हम अगर यूपी और बिहार की बात करते हैं तो हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का बयान आता है कोर्ट के निर्णय के बाद कि बिहार और यूपी वालों ने निर्णय बदलवा दिया। हाँ, यही सवाल मैंने सबसे पहले यही पूछा। कितना मतलब सूट करता है इनको। एक तरफ तो हम विरोध नहीं करते, मुख्यमंत्री कहते हैं कि यूपी और बिहार वालों ने मेरा ये कहना था निर्णय बदलवा दिया। वाला चरित्र नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप खतियान के साथ में है, दूसरे तरफ से आप बारियों के साथ में, ऐसा नहीं है। हमारा कहना है कि 1932 के खतियान के माध्यम से हम झारखंड के मूलवासी को यहाँ का जो अधिकार है वो दिलाने के लिए तत्पर है, लेकिन आप इसको जो फ्रेम करने का कोशिश करते हैं इसके विरोध में हम हैं। कानूनी प्रक्रिया से आप जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे दीजिए। बोलिए। देखिए, जहां तक प्रश्न था कि पिछली सरकार में एक कट ऑफ डेट तय किया गया 1985 का, उसके तहत नियुक्तियां हो रही थी। लेकिन इस सरकार ने जब 1932 का सदन में पारित विधेयक पेश किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ये आरोप नहीं लगा सकते कि हमने असहयोग किया। हमने सरकार के साथ खड़ा होने का काम किया। सरकार के साथ हम खड़े रह गए, ठीक है आपकी अगर भावना है इसके अनुसार तो हम आपके साथ हैं। लेकिन सरकार उस विधायक को अगर ढंग से फ्रेम भी नहीं कर सके विधेयक को, तो ये गलतियां किसकी होंगी। और जहां तक प्रश्न जो कोर्ट से नियोजन नीति खारिज हुई तो उसमें जो भेदभाव किया गया, तो कोर्ट ने यह माना कि नहीं, ये माना नहीं जा सकता है कि कोई बच्चा यहाँ का अगर 10वीं 12वीं की पढ़ाई बाहर के राज्य में करके वापस अपने राज्य में आकर नौकरी के लिए अप्लाई करता हो तो एलिजिबल नहीं होगा। तो सरकार जब इस तरह की नीतियां लाएंगी भेदभावपूर्ण यहाँ के लोगों के लिए भी, अगर आप समरस नहीं हो सकते तो किस तरह से आप दावा कर सकते हैं कि हम समरस समाज के निर्माण के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके तो कदम कदम पर इस तरह के उदाहरण मिल जाते हैं जिसमें विद्वेष की भावना स्पष्ट झलकती है। बिल्कुल। शमरेश जी, सवाल मैं इसलिए नहीं पूछूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल आपने सुने हैं, उनका जवाब दीजिए। मुझे बस एक सवाल पूछना है कि क्या ये जो अवैध खनन हो, चाहे वो बालू का हो या फिर किसी और मिनरल्स का हो, इसके साथ ही साथ जो अवैध वसूली का इतना सारा गोरख धंधा चल रहा है, उस पे चुप्पी क्या कह रही है? सरकार तो कहीं चुप नहीं है। आप देखिए बालू को लेकर के, बालू घाटों की नीलामी क्यों? बालू घाटों को लेकर के हमारी सरकार ने जो यहाँ पर बिहार स्टेट झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है JSMDC, उसको सुपुर्द कर दिया और उसके माध्यम से मंगाए गए हैं, निकाले गए, निविदा निकाले गए हैं, उसमें लोग FIR हो रहे हैं, प्रक्रियाएं हैं। तो आपको तो ये जनवरी निविदा नहीं हुई भाई। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बोल रहा निविदा हुई ही नहीं है। नहीं, निविदा कुछ हुई थी, कुछ घाटों की, मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ घाटों की निविदा भी हुई है, कुछ घाटे दिए भी गए हैं। बाकी जो घाटे हैं, जो जिन घाटों पर कभी रैयतों का दावा है, जिन घाटों पर कभी आप देखिएगा कि बहुत सारे घाट हमारे हैं जो नक्सल और ये प्रभावित ये में है, तो सरकार उस पर प्रशासन जिनको भी जिम्मेवारी मिली है वो पूरा छानबीन करके अब बहुत जल्द घाटों की नीलामी, समझिए कि नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल प्रदीप जी ने कहा कि नीति को लेके, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, धीरज भाई ने JPSC का सवाल उठाया था और JPSC में आपकी क्या नीयत थी और क्या कर सके थे, इन्होंने स्पष्ट आपको बताया है। लेकिन एक चीज मैं महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, ये सारी दुनिया जानती है कि झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार आते रहे और जब जब आए, अडानी हो, मित्तल हो या दूसरे लोग हो, उनको उद्योगपतियों 40 सेकंड है, आप अपनी बात खत्म करें जल्दी। उद्योगपतियों को स्थापित करने के लिए और भाजपा का ये उद्देश्य रहा कि झारखंड से लूट करके और केंद्र को और या उनके साथी उद्योगपति साथियों को कैसे फायदा पहुंचाए, उसका सीधा उदाहरण झारखंड में ही आपको दिखाई देगा। और वो झारखंड देख रहे हैं कि किस तरह से बिजली बनेगा गोड्डा में और जाएगा बांग्लादेश, और किस तरह से आप पतरातू चले जाइए,
कैसे अडानी समूह से लेकर के और समूह लोगों का, पांडे कौन कौन समूह, सब भाजपा से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सब ऊपर से आए हुए लोग हैं जो झारखंड को चरागाह बनाए हुए हैं और जिन पर जब नकेल, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, देखा आपने, अगर अखबार पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि रेलवे अधिकारी की जांच के लिए हम एसआईटी गठित करेंगे। वो ये मेन है कि ये मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के पास घुटनों नहीं टेक पा रहे हैं और ये ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर के और सारे चीजों का सामना कर रहे हैं, जिसके वजह से ये लोग विचलित है, कह रहे ये तो मुख्यमंत्री डर ही नहीं रहा। खत्म हो गया, ये तो बहुत जल्दी से आप 10 सेकंड में अगर अपनी बात कह सकते हो तो कहिए, मुझे समाप्त करना है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार का बीज पौधा इन्होंने लगाया था, और हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी सरकार है तो ईडी यहाँ आ भी रही है, नहीं तो जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ तो छूने का भी नहीं काम करती है। तो ये जो आज भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा जा रहा है, इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे अधिकारी जो पनपे हैं, जिसका 18 साल सत्ता रहा है, सबसे ज्यादा मलाई खाने का काम और भ्रष्टाचार करने का काम उसी समय हुआ है और आज धीरे धीरे निकल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में, बस 10 सेकंड है प्रदीप जी। बहुत सारे आरोप हैं कि वाकई ईडी और ये बाकी जो, मैं समझता हूँ बहुत सारे विषय आ गए। जो अभी रामगढ़ का उपचुनाव चल रहा है, इसमें दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरह से अभी कुछ मैसेज आए हैं जी जी जी, और ममता देवी आगे चल रही हैं, सॉरी सुनीता चौधरी आजसू की जो कैंडिडेट है, जो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है, वो आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है, तो विश्वास है कि जो 14 राउंड की काउंटिंग पूरी होगी उसके बाद ये पॉजिटिव नोट बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कि अभी तक जो रुझान आए उसमें आजसू कैंडिडेट सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं। बहरहाल मुद्दे बहुत सारे हैं, अगर झारखंड को विकसित करना है तो सबको मिलकर साथ आना होगा, आरोप प्रत्यारोप को दरकिनार करके, और तभी एक विकसित झारखंड बन पाएगा। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, रामगढ़ उपचुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है और आज फैसले का दिन है, और जो ताजा रुझान है उनमें आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी आगे चल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।